प्रिय विद्यार्थियों, इससे अगले जो वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बातचीत की थी, तो उसमें हमारा आधा टॉपिक पूरा हो गया था। और इस सेकंड जो इसका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसके सेकंड वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके जो पहली अपनी यूनिट है उस पहले यूनिट को कंप्लीट करें। तो इसमें हम बात 44 की बात करते हैं। आर्टिकल 44 जिसमें एक सिविल कोड की जो बात की गई थी, भारत में रहने वाले तमाम प्रकार के सभी नागरिकों के लिए एक प्रकार की एक समान सिविल संहिता स्थापित की जाएगी। इसके ऊपर बहुत सी बहस भी हुई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर पूर्ण रूप से देश का कानून पूर्ण रूप से कोई संविधान संशोधन करके या नया कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान दे रही है। उसके बाद में हम आर्टिकल 45 की जहाँ बात करते हैं, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था। जब देश का संविधान बना था, तो संविधान बन के तैयार हुआ था, उस समय इसमें आर्टिकल 45 में ये प्रावधान किया गया था कि सभी राज्य सरकारें देश का संविधान लागू होने के बाद में 15 साल के अंदर अंदर अपने अपने राज्यों में 6 से लगाकर 14 वर्ष की सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे। लेकिन उस समय हमारे देश की जो राज्य सरकारें थी, कई राज्यों की स्थिति अनुकूल नहीं थी। लेकिन उसके बाद में आर्टिकल 44 में आप देखते हैं कि जो ये आर्टिकल आपके 44 का जो प्रावधान किया गया था, आर्टिकल 45 यानी कि शिक्षा का जो अधिकार की जहाँ बात करती है, शिक्षा के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की जहाँ इसमें बात की गई है, तो इसमें देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2000 जो 9 एक्ट बना था, वो इसका पार्ट है। और ये 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। तो इसके ऊपर जो शिक्षा का जो अधिकार लिया गया था, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 6 से लगाकर 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को एक निःशुल्क एवं कानूनी रूप से उसको प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और अभी तो प्राथमिक जो शिक्षा है, इसको आर्टिकल मूल अधिकार में आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है, यानी कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी में भी लिया गया है। तो हम कहते हैं कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 45 है, जो निःशुल्क शिक्षा की जहाँ बात करते हैं, तो इसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट 2009 बना रखा है, जो सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। उसके बाद में आर्टिकल 46 की बात करते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। उसमें अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या दुर्बल वर्ग है, इन वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए इनके जो बालक बालिकाएं हैं या इनका जो अर्थ या धन संबंधी जो प्रॉब्लम है, तो किस प्रकार से राज्य इसके बारे में व्यवस्था करेगा। तो आज भी राज्य सरकार की ओर से इस अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग या घुमरकर जाति की जो वर्ग के बच्चे हैं, इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई प्रकार की, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनके लिए अलग से कोचिंग निःशुल्क कोचिंग क्लासों की प्रावधान किया जाता है। उसके बाद में सिविल एग्जाम पास करने के बाद में इनको अलग से एक मुफ्त फीस के रूप में दी जाती है। उसके बाद में रहने के लिए तो तमाम प्रकार की जो छात्रावासों की व्यवस्था की जाती है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें 46 में भी केंद्र सरकार ने कई प्रकार से कानून बनाने का प्रावधान किया है। उसके बाद में 47 की जहाँ बात करते हैं, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य एवं सुधारने के लिए राज्य का कर्तव्य बनेगा। यानी कि व्यक्ति कुपोषण नहीं हो, राज्य में रहने वाले वहाँ की जो नागरिक हैं, उनके जीवन स्तर को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी जो मूलभूत जीवन की जो आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा जो मकान जैसी आवश्यकताएं, उसके पोषण के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। आज हम देखते हैं कि तमाम प्रकार के जो विद्यालय हैं, यहाँ गाँवों में जो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए, तो उनके द्वारा जो बालकों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा देते हैं, उनके साथ साथ में उनको एक सुपोषण युक्त भोजन जो प्रदान करवाया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें आती है। आर्टिकल 47 में राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा इनके ऊपर कानून बनाए जाते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 48 में बात करते हैं, कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया जाएगा। यानी कि भारत है वो एक गांवों का देश है, तो इसमें कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्थाएं, अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं। तो ये आर्टिकल 48 भी ये गांधी जी की जो विचारधारा का एक बिंदु था, तो इसमें
उस प्रकार से किसानों के बारे में हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं पशुपालन का संगठन बताया गया था। तो आज भी कृषकों को इसके बारे में उन्नत प्रकार के जो बीज है या जो पशुपालन की जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है या निःशुल्क इन पशुओं के लिए जो दवाएं प्रदान की जाती हैं, तो ये आर्टिकल 48 में आता है। उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 48 क में जो प्रावधान किया गया था, इसमें किया था कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन किया जाएगा तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भी इसमें जोड़ा गया था। जो हमारा 1972 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, वन्य जो संरक्षण अभियान बनाया गया था, तो उसमें कहा कि किसान पशु पक्षी के साथ साथ में जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, किस प्रकार से एक स्वस्थ रहे, उसके लिए भी आर्टिकल 48 में जो प्रावधान किया गया था कि इस प्रकार से जब तक हमारा एनवायरनमेंट दूषित रहेगा, हमारे जो वन्य जीव जंतु सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब भी हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। तो आर्टिकल 48 में ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद में आर्टिकल 50 की जहाँ बात करते हैं कि कार्यपालिका को से व्यवस्थापिका का पृथक्करण किया जाएगा, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। आर्टिकल 50 में ये प्रावधान किया गया था कि कार्यपालिका और देश की जो न्यायपालिका है ये प्रतिबद्ध नहीं रहेगी, यानी कि ये दोनों ही पृथक पृथक एवं स्वतंत्र इनका अस्तित्व होगा, ये अलग अलग रहेगी, क्योंकि एक साथ अगर मिल जाएगी तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो संकेत मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी राज्य को एक कर्तव्य दिया गया था कि कार्यपालिका जो एक सरकार का महत्वपूर्ण जो अंग है, जिसका कार्य होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका ये देखने का प्रयास करती है कि जो कानून बनाया गया है, क्या कानून वो वास्तव में सही अर्थों में आम जनता के हितों की पैरवी करता है या संविधान का अतिक्रमण तो नहीं करता है। इस प्रकार से न्यायपालिका को कानून जांचने का जो दायित्व दिया गया है, तो इसलिए कहा गया कि जांचने वाला और लागू करने वाला अगर एक हो जाएगा तो इसमें हो सकता है कि भ्रष्टाचार देखने को मिले। तो ऐसी स्थिति में ये भी डायरेक्शन दिया गया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही पृथक पृथक रहे। उसके बाद में लास्ट में हमारा जो आर्टिकल 51 है, राज्य का नीति निश्चित तत्व, सबसे अंतिम है 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत स्वयं के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक शांति एवं सुरक्षा की भावना में अभिवृद्धि करेगा। किसी प्रकार के युद्ध एवं इस प्रकार की जो नीतियां, इनका भारत कभी पोषण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो आर्टिकल्स इसमें दे रखे हैं, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो दे रखी है। उसके बाद में ये भी है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ अंतर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूल अधिकार है वो ये नकारात्मक है, जैसा कि राज्य की कुछ मसलों पर कार्य करने किससे ये प्रतिबंधित है, और जबकि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सकारात्मक है। उसके बाद में मूल अधिकार है वो न्यायोचित है, यानी कि इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है, जबकि ये गैर न्यायोचित है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकारों का जो उद्देश्य होता है देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना होता है, जबकि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। मूल अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जबकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती हैं। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार से ये व्यक्ति हो गए, और राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, अतः ये समाजवादी व्यवस्था की ओर संकेत देता है। मूल अधिकार को लागू करने के लिए विधान आवश्यक नहीं है, ये स्वतः ही लागू है, यानी कि मूल अधिकार को लागू करने के लिए किसी प्रकार को कानून बनाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये स्वतः ही एक कानून है, ये स्वतः ही लागू है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है या किसी प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। मूल अधिकारों के बारे में न्यायालय के लिए इस प्रकार से मूल अधिकार बाध्य है, यानी कि न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के आपके ये जो यूनिट है, पहली यूनिट आपकी समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की सेकेंड यूनिट लेंगे।
आप लोग भी समय समय पर पढ़ते रहे, यूट्यूब वीडियो को बार बार देखते रहे, और जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखें। एक बार दो बार वीडियो देखने से आपकी पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, और हम इसका संबंधित जो आपके PDF नोट्स हैं वो भी आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।